आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निवेदिता सिजवाली एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में। आज मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूँगी इंग्लिश लिटरेचर की बहुत प्रोमिनेंट राइटर, फेमिनिज्म और मॉडर्निज्म की थीम्स पर लिखने वाली वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, खासकर उनके काम प्रोफेशंस फॉर वुमेन पर। लेकिन इससे पहले कि हम उनके काम पर डिस्कस करें, मैं आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एडिलीन वर्जीनिया स्टीफन, जिन्हें आज हम वर्जीनिया वुल्फ के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1882 में लंदन में एक अपर मिडिल क्लास लिटरेरी फैमिली में हुआ था। तो लिटरेचर के तरफ उनके ये जो इंटरेस्ट था ये उन्हें विरासत में मिला था, खासकर अपने पिता से। उनके पिता लेस्ली स्टीफन एक काफ़ी प्रमुख एडिटर रहे हैं डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी के। उनकी माँ का नाम जूलिया प्रिंसेप जैक्सन था और उनके माता पिता दोनों की ये दूसरी शादी थी। अपनी पिछली शादी से जूलिया के 3 बच्चे थे, स्टेला, जॉर्ज और गेराल्ड। स्टेला को वर्जीनिया हमेशा अपनी रोल मॉडल और मदर फिगर मानती थी और उनसे काफ़ी कनेक्टेड भी थी। जूलिया और लेस्ली की शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटियां वर्जीनिया और वेनेसा और 2 बेटे थोबी और एड्रियन। उनकी तो वर्जीनिया की शुरुआती लाइफ में उनकी जितनी भी खुशियाँ थी, उनकी बाद की लाइफ में उतना ही उन पर दुखों का पहाड़ भी टूटा है। जैसे उनमें से सबसे पहला जो दुख उन्होंने झेला तकरीबन 13 साल की उम्र में, जब उनकी माँ का देहांत हुआ। और इस देहांत ने उन्हें मन ही मन इतना झकझोर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया, इतना तोड़ दिया कि उन्हें दवाइयाँ देनी पड़ी थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और उनके मन में जो सुसाइडल टेंडेंसीज बन रही थी वो शांत हो सके। उसके अलावा स्टेला का देहांत और उनके पिता का देहांत 1904 में, और जिसके बाद वो सभी भाई बहन वहाँ से ब्लूम्सबरी में आ गए थे। ब्लूम्सबरी एक आर्टिस्टिक शहर था जहाँ पढ़े लिखे लोग, आर्टिस्ट, राइटर्स, पेंटर्स, ये सब मिल बैठते थे, बातचीत करते थे अलग अलग टॉपिक्स पर, जेंडर पर, आर्ट पर, पॉलिटिक्स पर और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर। तो इनके जो भाई थे थोबी, उनके कुछ दोस्त और इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, ब्लूम्सबेरी ग्रुप, जिसमें अगर आपने नाम सुना हो तो फेमस फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल, फेमस इंग्लिश राइटर टी.एस. इलियट और इसी तरह से क्लाइव बेल और इसी तरह से काफ़ी महान लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इन्हीं में से एक थे ज्यूइश राइटर लियोनार्ड वुल्फ। लियोनार्ड से वर्जीनिया ने 1912 में शादी की और इस शादी के बाद लियोनार्ड हमेशा वर्जीनिया की एक मेन लाइफलाइन बनकर रहे। अगर आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा तो वर्जीनिया ने अपनी बाद की लाइफ में महिलाओं से भी रिलेशनशिप्स रखे, उनके साथ भी अफेयर रखे। एक उनके अंदर बाइसेक्सुअल नेचर आने लग गया था। लेकिन और उसके अलावा आप जानते ही होंगे कि वर्जीनिया पूरी अपनी ज़िंदगी भर उन्होंने कितना मेंटल प्रेशर झेला, वो कितना मेंटली बीमार रहीं, लेकिन इसके बावजूद लियोनार्ड ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। और इसी साथ की वजह से वर्जीनिया ने लियोनार्ड के साथ पब्लिकेशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। शादी के बाद इस कपल ने होगार्थ प्रेस पब्लिकेशन का इस्टेब्लिश किया, उसे शुरू किया और उस समय के जो कुछ मेजर काम रहे उनकी कुछ स्मॉल एडिशंस भी इन्होंने पब्लिश किए। उनमें टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड और सिगमंड फ्रॉइड की कुछ ट्रांसलेटेड राइटिंग्स भी हैं। अगर हम उनके काम की बात करते हैं, वर्जीनिया के काम की बात करते हैं, तो उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं और उनके नॉवेल्स में एक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। नॉवेल्स में अगर हम बात करते हैं तो उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला 1922 में जैकब्स रूम के साथ, जिसमें उन्होंने शुरुआत की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
मतलब उस समय उन्होंने उनके समय के कुछ और राइटर्स भी थे जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये स्टाइल अपने लेखन में शुरू किया। इस स्टाइल का मतलब है कि आपके मन में थॉट्स का, विचारों का एक फ्लो चल रहा है जिसे आपने लिखा, और ये कई बार ये जानबूझकर नहीं होता, ये बस आप लिख रहे हैं और लिखते जा रहे हैं और वो एक बेहद शानदार रचना आप कर रहे हैं। तो ये थी उनकी शुरुआत इस स्टाइल में अपने नॉवेल्स को लिखने की, जो उनके बाद के नॉवेल्स में धीरे धीरे और भी अच्छे से सुधरता गया। उन्होंने इसे और अच्छे से मास्टर किया। चाहे आप मिसेस डैलोवे का एग्ज़ाम्पल ले लें 1926, या फिर टू द लाइट हाउस 1927। इन दोनों नॉवेल्स में, मिसेस डैलोवे और टू द लाइट हाउस में, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को अपना बैकग्राउंड माना है अपनी नॉवेल का। सॉरी 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 टू द लाइट हाउस में उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को अपना बैकग्राउंड माना है, और मिसेस डैलोवे और जैकब्स रूम में उन्होंने उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से 1918 के बीच लगभग। उसके बाद इन्होंने जो लिखा है वर्जीनिया ने इन दोनों ऐसे नॉवेल्स को, तो उसमें उन्होंने बताया है कहीं ना कहीं नॉवेल्स के थ्रू कि उसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स, शॉर्ट टर्म यानी कि जो इंस्टेंट अफेक्ट वो करता है हमारी सोसाइटी को, किस तरह से करता है। पूरा त्रस्त हो चुका होता है, पूरी तबाही मची होती है युद्ध के टाइम पे हर समय और हर जगह, और उसके अलावा उसके लॉन्ग टर्म वो किस तरह से सोसाइटी को अफेक्ट करता है, वो किस तरह से तबाह करता है। तो इस पे उन्होंने लिखा है। एक और नॉवेल है उनका, ऑरलैंडो द बायोग्राफी। उसमें उन्होंने अपने पिता लेस्ली स्टीफन की एक तरह से बायोग्राफी लिखी है। तो इस तरह से वो अपने नॉवेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहती थी। वर्जीनिया एक मॉडर्निस्ट और फेमिनिस्ट राइटर रही हैं। उन्होंने अपने नॉवेल्स के थ्रू जेंडर रोल्स को इन्वेस्टिगेट किया है, महिलाओं के सोसाइटल रोल्स को इन्वेस्टिगेट किया है। सोसाइटी की यूजुअली जो हमारा पुरुष समाज है वो महिलाओं से क्या एक्सपेक्ट करता है, और पुरुष समाज ये किस तरह से हावी है, किस तरह से डोमिनेंट है, कि कई बार महिलाएं भी खुद से मतलब क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि हम खुद को सैक्रिफाइस करें हमारी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये सब हमसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम अपने में कुछ नहीं छोड़ें। चाहे मिसेस डैलोवे का एग्जाम्पल ले लें, आप ऑरलैंडो का ले लें, टू द लाइट हाउस का ले लें। उन्होंने ये बताया है कि महिलाओं को ये जो मिसोजिनी है, या फिर ये जो ये मेल परसेप्शन है कि अरे महिलाएं तो इतनी कमज़ोर होती हैं, ये होता है वो होता है, ये जो परसेप्शंस बने होते हैं पुरुषों के अंदर, और उन्हें जिस तरह से नफ़रत को झेलना पड़ता है, तो महिलाएं इसे कैसे फेस करती हैं, उन्हें कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है, इस पर उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया है। और इसीलिए जो उसके बाद लिटरेचर में इस एक तरह से उन्होंने शुरुआत की फिर कि महिलाओं पर लिखे जाने की, टॉपिक्स ऑन विमेन पर उन्होंने लिखने की शुरुआत की, जिस पे भी आगे फिर काफ़ी काम रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी उनके ऐसे प्रोफेशंस फॉर वुमेन की। प्रोफेशंस फॉर वुमेन असल में नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन्स सर्विस में दिया गया 21 जनवरी 1931 में। उनकी एक स्पीच है जिसका एक छोटा सा वर्जन है जो असल में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबस में है, प्रोफेशंस फॉर वुमेन। तो ये मैंने पढ़ा और मुझे ये एक बेहद शानदार ऐसे लगा, और मुझे लगा कि इसकी जो थीम है, इसके बारे में जो भी ये जो लिखा गया है, जो मेरी समझ है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूं। एक फेमस राइटर रही हैं मिचेल एलियस का, तो वो उन्होंने इस पर क्या लिखा है कि असल में वर्जीनिया वुल्फ विक्टोरियन एज की राइटर हैं। तो उस समय विक्टोरियन एज में मतलब विक्टोरियन एज की बात करें या अभी कि हम
आज के समाज की बात करें, महिलाओं को बिल्कुल आज़ादी भी मिली है और लोगों की सोच भी कई हद तक बदली है, लेकिन अभी भी इस पर काफ़ी काम होना ज़रूरी है। आज भी हम महिलाओं से इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो कि कहीं न कहीं उन्हें अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देता है, उन्हें सैक्रिफ़ाइस करने को मजबूर करता है। तो वर्जीनिया वुल्फ ने जो लिखा है, उन्होंने एक अपने इस एसे में एक विक्टोरियन फैंटम की बात की है। उसको उन्होंने नाम दिया है एंजल ऑफ द हाउस। एंजल ऑफ द हाउस असल में कोवेंट्री पैटमोर की एक पोएम है, उससे लिया गया है ये टर्म एंजल ऑफ द हाउस। उस पोएम में आपको डोमेस्टिक ब्लिस के बारे में बताया गया है। ये टर्म वर्जीनिया ने उनकी पोएम से लिया है। तो एंजल ऑफ द हाउस यानी कि क्या? एंजल ऑफ द हाउस यानी कि हर घर में पाए जाने वाली एक ऐसी महिला जो खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार है। वो बहुत सेल्फलेस है, वो बहुत सैक्रिफाइस करती है, वो अपने पति को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को हमेशा आगे रखती, खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती है। जो असल में जिसका काम है कि ये मेरे मेल्स हैं सोसाइटी में, ये खुश रहें, उनको उनकी झूठी तारीफ़ें करना, यानी कि झूठ बोलना, उनकी तारीफ़ें करना, उनको खुश रखना, ये उस विक्टोरियन फैंटम एंजल ऑफ द हाउस का काम बताया गया है। तो आप शायद कहीं न कहीं सोच रहे होंगे, अगर आपके मन में कहीं न कहीं विचार आया होगा कि आज भी तो कहीं कुछ जगहों पर महिलाओं को बोलने की आज़ादी अभी भी नहीं दी गई है। कुछ क्या, मैं तो कई कहूँगी कि आज भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा एक संस्कारी बहू के तौर पे आए, एक संस्कारी बेटी के तौर पे आए, संस्कारी माँ के तौर पे आए। वो कभी भी अपनी आवाज़ ऊंची ना करें, कभी भी कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोलें, अपनी आवाज़ नहीं उठाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे थोड़ा सा शुरू में कनेक्ट कर पाए होंगे। वर्जीनिया वुल्फ ये लिखती हैं इस ऐसे में कि अगर आपको राइटिंग अपना प्रोफेशन अपनाना है, राइटिंग लेखन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस एंजल ऑफ द हाउस को मारना होगा। एंजल ऑफ द हाउस को मारना यानी कि क्या? यानी कि आपके अंदर जो एक ये भाव आ रहा है ना कहीं, अरे नहीं, अगर मैं इस तरह से लिखूंगी या अगर मैं इस तरह से बोलूंगी तो जो मेल्स हैं मेरी सोसाइटी के, वो नाराज़ हो जाएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हो वो सही है, और इस पे अगर ये नाराज़ होते हैं तो कोई बात नहीं, आप सही कह रहे हो, आप अपनी बात पर डटे रहो। लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी होगी, और इस एंजल को, ये जो यानी कि ये जो आपके मन में भाव आ रहा है, जिसे उन्होंने पर्सोनिफाई किया है वुल्फ ने, एंजल ऑफ द हाउस, आपको इसे मारना पड़ेगा। तो ये तो पहला काम हो गया आपका। आपकी राइटिंग से भी पहले का काम है जो ज़्यादा खतरनाक है। आप राइटिंग कर सकते हो क्योंकि आप पढ़ेंगे, आप सोचेंगे, आप लिखेंगे, वो मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है इस एंजल ऑफ द हाउस को मारना, इसे ख़त्म करना। ये यही वजह रही है कि वर्जीनिया वुल्फ क्यों आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि उन्होंने उन टॉपिक्स पर लिखा है जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में, हमारे बीच मौजूद हैं। अब मैं ज़्यादा बातचीत ना करके उनके ऐसे को कहीं ना कहीं शुरू करती हूँ, उनके स्पीच को शुरू करती हूँ। तो वो जब स्पीच अपनी शुरू करती हैं उन महिलाओं के लिए, तो वो ये कहती हैं कि जब आपके सेक्रेटरी का मुझे कॉल आता है तो वो मुझे बताते हैं कि जो सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन, वो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है महिलाओं के लिए, उस पे मैं कुछ आपसे के साथ बातचीत करूँ, उस पे वो उनका कंसर्न है। ठीक, अगर आप मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में कहते हैं तो मैं एक महिला हूँ और मेरा प्रोफेशन है राइटिंग। मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन मेरे पास ये कितना प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस है, ये मेरे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लिटरेचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो सबसे कम कीमत पर होता है,
इसमें लेकिन मेरे पास बहुत ही कम एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि उस समय तक एफ्रा बेन हूँ या जेन ऑस्टन हूँ या हैरियट मार्टिन हूँ, जिन्होंने ये रास्ता खोला तो था, लेकिन कहीं इस रास्ते में हम बहुत कम महिलाओं को जानते हैं। ये जो रास्ता है लिटरेचर में महिलाओं के लिए, ये काफ़ी पहले ही कट चुका था। एफ्रा बेन ने इसकी शुरुआत की थी और उन्हीं की तरह कई फेमस महिलाएं रही, लेकिन कई ऐसी भी रही जो जिन्हें कभी मौका या नहीं मिल पाया दुनिया के सामने आने का, वो अननोन रही और अब तो कई भुला भी जा चुकी हैं। इन महिलाओं ने मेरा रास्ता आसान बनाया है और अब मुझे इन्हीं के कदमों पर चलना है। तो इसीलिए जब मैंने इस रास्ते पे चलने की शुरुआत की, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि आप राइटिंग कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो ये तो बहुत ही हार्मलेस ऑक्यूपेशन है। आप तो इससे किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हो, आपके परिवार की शांति भी कहीं भंग नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है और पढ़ना है, लिखना है। इसके लिए आपको पियानोस की ज़रूरत नहीं है, आपको मॉडल्स की ज़रूरत नहीं है। पेरिस, वियना, बर्लिन, मास्टर्स, मिस्ट्रेसेस, यानी कि जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, उनको अपना पूरा इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होता है, उनके टूर्स होते हैं अलग अलग। ऐसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत ही कम कीमत में होने वाला काम है, और कम कीमत में है शायद इसीलिए महिलाएं इससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हैं, और शायद इसीलिए इस प्रोफेशन में खासकर महिलाओं ने बुलंदी हासिल की है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, तो मैंने क्या करना होता है, मैंने रात के 10 बजे से 1 बजे तक एक पेपर पे पेन पकड़नी है, लेफ़्ट से राइट लिखते जाना है, लिखते जाना है। उसके बाद एक एनवेलप में डालना है, पेनी स्टैम्प लगाना है, लेटर बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद एडिटर का मुझे एक मेल आएगा, उसमें वो मुझे कुछ अमाउंट देंगे, और उस अमाउंट से मैं अपने लिए एक बिल्ली खरीदती हूँ, एक पर्शियन कैट। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की, कि तो खुद को एक बहुत ही मैं खुद को बहुत ही कम प्रोफेशनल मानती हूँ। इस वजह से, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे जो पूर्वज रहे, उन्होंने अपनी अमानत में, अपनी विरासत में मुझे इतना कुछ दिया है कि मुझे ये कमरे के बारे में या घर के बारे में या फिर ये जो पहले बेसिक नीड्स हैं, इनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यह मेरी ज़रूरत होती तो मैं ये बिल्लियाँ क्यों खरीदती। तो मेरे लिए तो राइटिंग एक बहुत ही मुनाफे का सौदा है कि मैं लिखूं, मैं भेजूं एडिटर को, वो मुझे कुछ अमाउंट देंगे और फिर मैं पर्शियन कैट खरीदूंगी। तो इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो मुझे याद है, मैंने जो लिखा था वो एक काफ़ी फेमस राइटर थे, कोई मेल, उनका एक नावल था। उनके नावल पर मैंने रिव्यू लिखा था, क्रिटिसिज्म लिखा था। लेकिन लिखते टाइम मुझे कुछ करना पड़ा, मुझे एक जंग लड़नी पड़ी, और वो जंग किससे थी? एंजल ऑफ द हाउस से। एंजल ऑफ द हाउस जो मुझसे बार बार कह रही थी कि अरे वर्जीनिया, तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक औरत हो, तुम्हें इन पुरुषों को, इन जितने भी मेल सोसाइटी, इन्हें इनकी झूठी तारीफ करनी है, इन्हें उस झूठ में बांधे रखना है, इनकी तारीफ करो, ये तुम क्या कर रही हो, सच मत बताओ इन्हें। यहाँ पे उन्होंने एंजल ऑफ द हाउस का डिस्क्रिप्शन वर्जीनिया वुल्फ ने कुछ इस तरह से दिया है कि ये बहुत ही सेल्फलेस थी, बहुत ही सिंपैथेटिक थी, बहुत ही सैक्रिफाइस करने वाली थी, बहुत चार्मिंग थी, सेल्फिश कहीं से कहीं तक नहीं थी। अगर आपको चिकन दिया गया है तो वो एक लेग पीस लेती थी, और वो कब
दूसरों के लिए इतना सैक्रिफाइस करती थी, वो दूसरों के लिए इतना डेडिकेटेड थी कि उसके पास खुद के इस बारे में सोचने के लिए कभी ना टाइम हुआ, ना दिमाग हुआ, ना उसका दिल किया कभी कि वो खुद के बारे में भी कुछ सोचे। वो हमेशा उसने ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं दूसरों के लिए सोचा, स्पेशली मेल सोसाइटी के लिए। यही एंजल ऑफ द हाउस है जो मुझे कंटिन्यूसली रोक रही थी ये क्रिटिसिज्म लिखने के लिए। और जब मैंने अपने सबसे पहले शब्दों से लिखना शुरुआत किया, अपने लिखने की, तो मेरा सबसे पहले शब्दों से ही इससे के साथ सामना हो गया। इसके पंखों की छाया लगातार मेरे पन्नों पर गिर रही थी, लगातार ये मुझे परेशान कर रही थी, कि मेरे कानों में आके कहती थी, तुम जवान लड़की हो, तुम एक पता है तुम कि जिस बुक के बारे में लिख रही हो उसे एक आदमी ने लिखा है, थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाओ, थोड़ा सॉफ्ट बनो, इसे झूठ में फंसाओ, और हमारा जो जेंडर है, हम फीमेल्स हैं, हमारे जेंडर का सारा यूज़ करो इसे खुश करने के लिए। और लेकिन कहीं ना कहीं ये जंग इस तरह से थी कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसका इम्पैक्ट कम से कम रखूं अपने लिखने में। मैं वो लिखूं जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा दिमाग कहता है। लेकिन ये बार बार मुझे डिस्टर्ब किए जा रही है, कि बार बार मुझसे एक जंग लड़ रही है। तो फिर मैंने लास्ट में अपनी पेन उठाई और इसे मार दिया, और वो लिखा जो सच है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी छाया लास्ट तक मेरे लिखने में कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब करती रही कंटिन्यूसली। पर शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए इसे मारना और अपने दिमाग से लिखना इसीलिए भी आसान था कि क्योंकि मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि अरे अब अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ तो मुझे सोसाइटी क्या करेगी, क्या मुझे पैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी। क्योंकि वर्जीनिया के पास उनके पुरखों की विरासत थी ठीक ठाक, तो उन्हें इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा वर्जीनिया कहती हैं कि अगर इस तरह से एक कोर्ट होता जिसमें मुझसे पूछा जाता कि आपने इसे क्यों मारा, तो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि ये मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। वो मुझे बार बार मुझे रोक रही थी, तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में इस एंजल ऑफ द हाउस को मार दिया। तो ये जो क्वेश्चन है एंजल ऑफ द हाउस से रिलेटेड, ये असल में शायद बहुत मुश्किल है इससे डील करना। क्योंकि हमारे अंदर का जो एंजल ऑफ द हाउस है, ये कहीं ना कहीं हमसे कहता है कि नहीं, आप अपने पूरे चार्म का यूज़ करो, आप इन्हें खुश करो, इनकी तारीफ़ें करो। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, इसे मारना पड़ेगा, और तभी जाके आप ब्लंटली लिख पाओगे, आप सच लिख पाओगे, और तभी आप जीतोगे। लेकिन और आगे भी ऐसा नहीं है कि इसके बाद इस एंजल ऑफ द हाउस ने मुझे परेशान नहीं किया, आगे भी किया। लेकिन इसकी पंखों की छाया जब भी मेरे टेबल पे आती थी, या फिर मेरे कागज़ पे आती थी, मेरे पन्नों पर गिरती थी, मैं पेन उठाती थी, इंक पॉट उठाती थी, और इस पे मारती थी, और इससे पूरी तरह जान से मारने की कोशिश करती थी, ताकि मैं खुद रह सकूं, आई कुड बी माई सेल्फ, मैं लिख सकूं जो मैं लिखना चाहती हूँ। एंजल ऑफ द हाउस को हर बार मैंने मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, पेन उठाई, इंकपॉट उठाया, मारा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्ट्रगल बहुत सीवियर था, ये बहुत अच्छे खासे लेवल पे चलता था। लेकिन हमें हर बार मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बारे जो सच है वो लिखूं। और आज मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर का ये जो एंजल ऑफ द हाउस है, इसे आप मारने की कोशिश करेंगे तो आप लिख पाएंगे, इसे हिम्मत करेंगे तो आप मार पाएंगे, लिख पाएंगे अपने मन का, जो जिसमें आप खुद को ट्रूली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो मैंने अपने पहले रिव्यू से 1 पाउंड और 6 पेंस कमाए थे, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया मैंने एक पर्शियन कैट खरीदी थी। और इसके बाद मैं काफ़ी एम्बिशियस हो गई। मुझे लगा कि ये तो एक अच्छा आइडिया है कि आप रिव्यू लिखो और उन्हें भेजो एडिटर को, वो आपको अमाउंट भेजेंगे और इससे फिर आप अपने मन की चीज़ें ले सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आपको लिखने के लिए किस तरह से आप लिख सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए कुछ कुछ भी लिखना है, उसके लिए आपको एक ऐसे मेंटल स्टेट में जाना होगा जिसमें मतलब आप बहुत लेथार्जिक हैं। आप मतलब अ, वही सेम किताबें पढ़ रहे हैं, वही सेम चेहरे देख रहे हैं, वही सेम काम कर रहे हैं और लगातार उस थॉट पर वो आपकी थॉट प्रोसेस चल ही रही है उस एक आइडिया पर। आप लगातार सोच रहे हैं, आप अपनी इमेजिनेशन को इतना फैला रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं, आप जितना आप कर सकते हैं पृथ्वी के हर एक कोने तक, एक तरह से कहें तो आप उस समंदर में और भी डूबते जा रहे, मतलब गहरे चलते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। और इस तरह से आपका वो थॉट जो है वो धीरे धीरे और बेहतर होते जा रहे हैं और बड़ा होते जा रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं यहीं पे बात करूँ, फिर गहरे जाते गए, जाते गए, जाते गए और फिर तभी एक एक्सप्लोजन होता है, बूम। और वो एक्सप्लोजन किस बात का है? अगर मैंने ये लिखा तो मेरी सोसाइटी के जो जितने भी मेल हैं वो मुझसे क्या कहेंगे, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर अब मैं ऐसा लिखती हूँ तो वो मेरे बारे में वो क्या परसेप्शन बनाएंगे। ये जो एक विचार है ना, ये क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को कुचल देता है। कहीं ना कहीं कितनी जो विमेन राइटर्स हैं वो यहीं पे हार मान जाती हैं। इसी वजह से कई विमेन राइटर्स ऐसी हैं जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, जो अभी भी इस दुनिया में मतलब अननोन है, उन्हें कोई नहीं जानता है। और कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने हिम्मत की भी होगी तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, या बढ़ने दिया भी तो अब उन्हें भुलाया जा चुका है। तो अगर मैं बात करूँ पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ भी लिखने की, तो पुरुषों से ज़्यादा चैलेंजेस महिलाओं के लिए हैं। महिलाओं के लिए क्यों? क्योंकि हमें बाहर तो लड़ना ही है, बाहर तो हमें बाहरी दुनिया से लड़ना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपने अंदर के फैंडम से लड़ना है। हमें बार बार इन प्रीजुडिसेस से लड़ना है, हमें बार बार इन एंजल ऑफ द हाउस जितनी भी बार आता है उससे लड़ना है, उसे मारना है, उसे ख़त्म करना है। तब जाके हमें लिखना, हमें उतनी हिम्मत चाहिए लिखने के लिए। तो सॉरी, महिलाओं के लिए पुरुषों के मुकाबले राइटिंग में ज़्यादा चैलेंजेस हैं। वर्जीनिया वुल्फ की ये स्पीच काफ़ी लंबी है। मैं आपको अभी पूरा तो उसके बारे में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं इससे आइडिया लगा पा रहे होंगे कि उन्होंने एंजल ऑफ द हाउस का ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं इसके थ्रू आज भी अपनी सोसाइटी के लिए। कि आप कुछ, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राइटिंग में है, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो आपको तो अंदर से कहीं ना कहीं आप एम्बिशियस हैं कि नहीं, मुझे इस पर काम करना है और मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे इसमें अपना करियर बनाना है कहीं। फिर आपके पास बाहरी टैकल्स तो हैं ही, बाहरी ऑब्स्टिकल्स तो हैं ही, ठीक है। अंदर ही अंदर, अरे नहीं, अगर अब मैं इस फील्ड में जाती हूँ तो मतलब ये जो मेल सोसाइटी है, जितने भी पुरुष हैं, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मुझसे मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये तो ये ना, ये थॉट है, ये सवाल है, ये बहुत तोड़ देता है आपको अंदर से। तो आपको पहली हिम्मत तो इसी थॉट को, इस एंजल इन द हाउस, हाउस यानी कि आप, आपके शरीर, आपका मन, और एंजल ये थॉट, तो आपको इसे ख़त्म करना है। आपको उतनी हिम्मत करनी है कि इस सवाल को इस तरह से जवाब दें कि हाँ ठीक है, मैं ये करना चाह रही हूँ तो फिर मैं करना चाह रही हूँ, तो इन्हें फ़र्क क्यों पड़ रहा है? और पड़ता है तो पढ़ने दे, मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे रूल्स हैं। देखिए, आप जब हिम्मत करेंगे, आप इस एंजल ऑफ द हाउस को मारेंगे, तब आप
एक अपना कमरा बनाएंगे, अपने लिए एक स्पेस बनाएंगे, लेकिन ये स्पेस बनने के बाद काम आपका सिर्फ यहीं पे नहीं रुक जाता। अब इस कमरे को आप अपनी तरह से सजाएं, इसमें अपने पसंद का फर्नीचर लगवाएं, अपने लिए जगह बनाएं, खुद कमाएं और इसे अपने मन पसंद तरह का बनाएं। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने वर्जीनिया ने अपने पूरी स्पीच में लिखे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये शायद यही वजह है कि वर्जीनिया वुल्फ क्यों आज भी इतना रेलेवेंट है, क्योंकि उनके जो सवाल हैं वो आज भी हम अपनी काफ़ी प्रासंगिक हैं। अगर हम आज की भी बात करते हैं तो कई बार महिलाओं को आ, सोचना पड़ता है, उन्हें हिचकना पड़ता है, उन्हें झुकना पड़ता है, दबना पड़ता है अपने सपनों को फॉलो नहीं करने के लिए, ताकि जो उनके आसपास की सोसाइटी है, खासकर जो मेल सोसाइटी है, वो खुश रहे, वो सेटिस्फाइड रहे। ये भाव आज भी मन में अंदर ही अंदर आता है। आप एक बार सोच के तो देखिए, आप कोशिश तो करके देखिए, आप इस अपने एंजल इन द हाउस को मार के तो देखिए, हिम्मत तो करिए कि और अपने लिए इस दुनिया में एक कमरा बनाइए तो सही। आप बहुत आगे बढ़ेंगी और आपके पास फिर सफलता खुद आपके कदमों पर चूमते हुए आएगी। तो आप मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए अपने शब्दों को यहीं पर रोकती हूँ। थैंक यू।